जय हिंद दोस्तों, स्वागत आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। आज 30 दिसंबर 2020 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ शेयर कर दें। कोई क्वेश्चन पूछना है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और कुछ सुझाव देना चाहते हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। देखो, फर्स्ट पेज पे जो ये न्यूज़ है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इस न्यूज़ पे आपकी नज़र रहनी चाहिए। भारत पहुंचा वायरस का नया स्ट्रेन। स्ट्रेन मतलब होता है एक नया स्वरूप। वायरस के म्यूटेशन में चेंज हुआ, एक नया स्वरूप में वायरस आ गया और जो पहले से अधिक खतरनाक है। ब्रिटेन से होते हुए यह वायरस भारत आ चुका है। वैसे यात्री जो ब्रिटेन से आ रहे हैं उनके माध्यम से ये भारत में भी इन कर गया है। बाकी इसको डिटेल से आप लोग खुद से पढ़ लेना। टेलीग्राम चैनल पे ये जो पीडीएफ है, दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का पीडीएफ है, ये मैं टेलीग्राम चैनल पे आपको डाल देता हूँ। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप सभी लोग जो मेरा वीडियो देख रहे हो कम से कम टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, और जो न्यूज़ को मैं डिस्कस करता हूँ या जिस न्यूज़ को मैं कहता हूँ कि आपको पढ़ना चाहिए उसको एक बार ज़रूर आप अच्छे से पढ़ें। जैसे इस न्यूज़ को आप लोग जाकर के अच्छे से एक बार पढ़ना। अब देखो, ये जो न्यूज़ है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ये मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ एडिटोरियल सेक्शन में, जहाँ मुझे ई गवर्नेंस के बारे में डिस्कस करना, वहीं पे मैं इसको लेकर के डिस्कस कर दूंगा। बाकी इसको ज़रूर पढ़ लेना आप लोग। अब देखो, ये जो न्यूज़ है कि स्कूली बच्चे के मिड डे मील पर केंद्र सख्त। मिड डे मील उसको ढंग से बच्चों को मिले, पोषण युक्त मिले, इसको लेकर के केंद्र सख्त हुई है। अब देखो, ये जो बच्चे हैं नॉर्मली गरीब परिवार के बच्चे होते हैं। अब इन्हें जो मिड डे मील देता है, मिड डे मील के माध्यम से इसकी पेट जो है भर जाता है, लेकिन इसका क्या पोषक तत्व जो है इसको मिल पाता है, न्यूट्रिशन क्या इसको मिल पाता है? तो बिल्कुल नहीं मिल पाता है। कल भी हमने आपके साथ डिस्कस किया है कि सरकार अब इस पे काम कर रही है। हमारे देश के लाखों वैज्ञानिक, हजारों वैज्ञानिक इस बात पे लगे हुए हैं कि किस तरह से जो मिड डे मील मिलता है बच्चों को, मिड डे मील में नॉर्मली चावल होता है, खिचड़ी होता है, दाल होता है, तो किस तरह से चावल को पोषक युक्त चावल बनाया जाए, किस तरह से दाल को पोषक युक्त दाल बनाया जाए, किस तरह से गेहूं को पोषक युक्त गेहूं बनाया जाए। फूड फोर्टिफिकेशन इसको कहा जाता है अंग्रेजी में। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फूड फोर्टिफिकेशन के माध्यम से हम, चूँकि देखो खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हो गए हम 70 के दशक में ही, लेकिन वर्तमान में भी कुपोषण विश्व में सबसे अधिक भारत में है। तो इसे दूर करने के लिए अब जो खाद्यान्न है उसी खाद्यान्न को हमें फोर्टिफाइड खाद्यान्न बनाना होगा, पोषण युक्त खाद्यान्न बनाना होगा, राइट। इसको भी एक बार देख लेना। फ्रांस के साथ युद्धाभ्यास करेगा भारत, पहली बार शामिल होगा राफेल, राइट। इसका नाम याद रख लेना। फ्रांस के साथ जो एक्सरसाइज होगा उसका नाम याद रख लेना। वनडे एग्जाम वगैरह में पूछा जा सकता है आपसे। यूपीएससी नॉर्मली इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछती है। इसको जरूर आप लोग देख लेना कि कोरोना वायरस साल भर में काफ़ी बदल गई दुनिया। दुनिया किस तरह से बदली है एक साल में कोरोना वायरस को लेकर के, राइट। ये क्वेश्चन आपको मेंस में पूछा जा सकता है, तो इसको एक बार खुद से सारा का सारा पॉइंट पढ़ लेना। इसको भी एक बार देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश में धर्म स्वतंत्र अधिनियम 2020 के मसौदे को कैबिनेट की मिली मंजूरी। एक बार इसको भी आप देख सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साइबर क्राइम जो है उस पर ऑलरेडी यूपीएससी लगातार क्वेश्चन पूछती है। आपके सिलेबस में भी साइबर क्राइम है। साइबर क्राइम को रोकने के लिए सरकार क्या क्या कर रही है, साइबर क्राइम को किस तरह से रोका जाए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको जानकारी होना चाहिए। तो इसको इस रूप में आप देख सकते हैं और इसको पढ़ सकते हैं एक बार। इसको भी एक बार आप लोग देख लेना। देखो, ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कंटेंट इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका होनी चाहिए, राइट। लोकतंत्र में क्या विपक्ष की भूमिका होनी चाहिए, और लोकतंत्र को किस तरह से विपक्ष सशक्त बनाता है। एक सशक्त विपक्ष जो होगा लोकतंत्र को सशक्त बनाने का काम करता है, सरकार को निरंकुश नहीं होने देता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हालांकि इसमें कांग्रेस के बारे में ज़्यादा आलोचना किया गया, तो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, बशर्ते ये टॉपिक
लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका, ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे किसान संगठन को लेकर के दिया हुआ है, ऑलरेडी हमने कई बार डिस्कस किया है, कुछ खास पॉइंट नहीं है। मैंने आपको बोला है कि डेली किसान संगठन पे चर्चा होती है, डेली पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जब कुछ ड्रास्टिक चेंज होगा, ड्रास्टिक बदलाव होगा, फिर जाके पढ़ना। बाकी आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए कि किसान क्यों विद्रोह कर रहे हैं, और सरकार ने जो 3 एक्ट पारित किया था वो कौन सा 3 एक्ट है, उसका क्या सकारात्मक पॉइंट है, क्या नकारात्मक पॉइंट है। ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको जानकारी होना चाहिए, पहले भी हमने डिस्कस किया है इस पर। तो यहाँ भी वही पॉइंट है, किसान को लेकर के ही पॉइंट दिया हुआ, इम्पॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है, कुछ खास यहाँ पे नहीं दिया हुआ। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट पेज पे मैंने बताया था ई कोड के बारे में, एक पॉइंट थे, एक चर्चा था ई कोड के बारे में। ये जो न्यूज़ है ई गवर्नेंस को लेकर के चर्चा है, ई गवर्नेंस का ही एक पार्ट हो गया ई कोड। देखो ई गवर्नेंस मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक्स रूप से गवर्नेंस करना, मतलब आप बैठे हो कहीं पे किसी पर्टिकुलर जगह पे और वहीं से आप सारा गवर्नेंस कर रहे हैं। जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी अभी दिल्ली में बैठे हुए हैं, मान लो मुख्यमंत्री कहीं बिहार में होंगे या किसी अन्य राज्य के मुख्यमंत्री होंगे, तो उनसे जो है इलेक्ट्रॉनिक्स रूप में बात करके उनको गाइड करना, उनके साथ सहयोग करना, इसी तरह के सिस्टम को कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स गवर्नेंस। अब देखो यहाँ पे जो हमारे देश की विधायिका है, कार्यपालिका और न्यायपालिका है, तो हमारे देश की विधायिका को अगर आप छोड़ दोगे तो हमारे देश की जो कार्यपालिका है वो ई गवर्नेंस पे काम कर रही है, हमारे देश की जो न्यायपालिका है वो भी ई गवर्नेंस पे काम कर रही है। वकील कहीं और बैठे होते हैं, जो एक्यूज्ड व्यक्ति होता है जिस पे इल्ज़ाम लगा होता है वो कहीं और बैठे होते हैं, उसके बाद जज जो है कहीं और बैठा होता है, और ये सारा का सारा कनेक्टेड होता है इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम से, और ये जज अपना डिसीजन सुनाने का काम करता है। तो इसी को कहा गया ई गवर्नेंस। कुछ पॉइंट इस न्यूज़ में दिया हुआ, 2-4 पॉइंट मैं आपको डिस्कस करके बता देता हूँ, एक सेकेंड। ओके, ई गवर्नेंस को लेकर के, ई गवर्नेंस के लिए क्या ज़रूरत है? ई गवर्नेंस के लिए ज़रूरत है इंटरनेट की, ई गवर्नेंस के लिए ज़रूरत है आपको मोबाइल की या लैपटॉप की, राइट। तो इंटरनेट के लिए सरकार एक प्रोग्राम लाई है, सरकार एक जो है कार्यक्रम लाई है जिसका नाम है ई प्राइम मिनिस्टर वानी, PM वानी इसको कहा गया है। इसका फुल फॉर्म होता है प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस, PM वानी इसको कहा गया। क्या होता है PM वानी? जैसे बहुत पहले क्या होता था कि एक जो है मोबाइल का बूथ होता था, वहाँ पे 1 रुपये का आप सिक्का डालते थे और 1 मिनट तक आप बात कर सकते थे। अब ये सिस्टम समाप्त हो गया। तो इसी तरह से जो बूथ होता है, STD होता है, वहाँ पे क्या होगा कि आप जाएं और आप उनको कुछ पैसा देंगे, वो आपको वाईफाई का एक्सेस देगा। जितना पैसा आपने दिया उस पैसा के अकॉर्डिंग आपको वाईफाई मिल जाएगा। जैसे ही आपका पैसा का टाइम ड्यूरेशन समाप्त हो जाएगा, जैसे मान लो 10 रुपये अगर प्रत्येक 1 घंटा का मिलता है, तो 10 रुपये आपने दिया, 1 घंटा आपको एक्सेस मिल जाएगा। 1 घंटा के बाद अगर आपको फिर आगे एक्सटेंड करना है तो फिर 10 रुपये उनको दें। तो इसी योजना को कहा गया PM वानी योजना। नाम याद रख लेना, PM वानी योजना इधर ही शुरू हुआ है, दिसंबर 2020 में ये योजना शुरू हुआ है। बिल्कुल बूथ पे वाईफाई डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, इस तरह से काम करेगी। अब देखो कुछ यहाँ पे फैक्ट दिया हुआ है, जो फैक्ट आप लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। कभी आपको ई गवर्नेंस के बारे में लिखना हो तो ई गवर्नेंस की जो शुरुआत हुई थी 1970 के दशक में हुई थी। 1970 के दशक में सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग की स्थापना हुई थी, और 1977 में NIC की स्थापना हुई थी, नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर की स्थापना हुई थी। आप कोई भी वेबसाइट खोलो, जैसे मान लो आप किसी जिला का वेबसाइट खोलोगे तो लास्ट में लिखा होगा .nic.in, राइट। भारत सरकार की कोई भी वेबसाइट खोलो, लास्ट में आपको .nic.in होगा। ये इन मतलब होता है इंडिया, और ये NIC जो है नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर है, यानी वो वेबसाइट जो है उसको बनाया है NIC ने, उसको रेगुलेट करने का काम कर रहा है NIC। NIC एक बहुत बड़ी संस्था है जो इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के, इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय के तहत काम करती है। अब देखो इसी को, ई गवर्नेंस को ही आगे बढ़ाने के लिए सरकार 2006 में ई गवर्नेंस योजना सरकार लेकर आई। 2015 में सरकार ने डिजिटल इंडिया का आह्वान किया, और वर्तमान समय में देखो तो कोरोना के समय में ई गवर्नेंस का महत्व बढ़ गया। आज 2 देशों के बीच में जैसे G20 की वार्ता थी, तो वो
ई गवर्नेंस के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक्स रूप से ही G20 का जो है वो संपन्न हुआ, मीटिंग संपन्न हुआ। अब दो देशों के बीच में बातचीत होती है, दो देशों के बीच में सम्मेलन होता है, तो नॉर्मली जैसे मान लो भारत बांग्लादेश के बीच में सम्मेलन होगा, तो पहले क्या होता था कि या तो भारत के प्राइम मिनिस्टर बांग्लादेश जाएंगे या बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर इंडिया आएंगे। लेकिन अब क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स रूप से ही सम्मेलन का आयोजन हो रहा है, राइट। तो कोरोना काल में संचार क्रांति की महत्ता बढ़ गई है, ई गवर्नेंस की महत्ता बढ़ गई है। हालांकि देखो ई गवर्नेंस में बहुत कुछ है, यहाँ पे कुछ ही पॉइंट था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, 2-4 पॉइंट इसमें दिया हुआ था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। ई गवर्नेंस एक बहुत बड़ा टॉपिक है जो फिर कभी अगर एडिटोरियल डिटेल में आएगा तो मैं आपको डिटेल से डिस्कस कर दूंगा। देखो ये न्यूज़ यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ये भी इंपॉर्टेंट, दोनों पढ़ लेना। एथेनॉल के लिए मैंने आपको बताया था कि सरकार जो है नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी लाई, 2018 में सरकार ने नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी लाई थी और उसका टारगेट था कि 2022 तक जो है 10% पेट्रोल जो है 10% इथेनॉल मिलाया जाएगा पेट्रोल में, 10% इथेनॉल पेट्रोल में मिलाया जाएगा। इससे क्या होगा कि 10% जो पेट्रोल हम लोग मंगा रहे हैं, जितना विदेश से हम पेट्रोल मंगाते हैं, तो वो 10% एटलीस्ट कम मंगाएंगे हम उससे। और इसी राष्ट्रीय बायोफ्यूल पॉलिसी का जो है दूसरा टारगेट था कि 2030 तक 20% एथेनॉल जो है हम पेट्रोल में मिलाएंगे। इस तरह से 20% हम कम पेट्रोल मंगाएंगे विदेश से। अब देखो चीनी मिलों में अब चावल और मक्के से भी एथेनॉल बनेगा, यानी चीन मिल में जो है चावल और मक्का से भी एथेनॉल अब बनेगा, उसी का एक एक्सटेंशन इसको यहाँ पे देख सकते हैं, एक बार इसको पढ़ सकते हैं। अब देखो ये जो है इसको भी खुद से पढ़ लेना, लेकिन आपको पता होना चाहिए सतना धर्म कोड क्या होता है। झारखंड में मांग उठी सतना धर्म कोड की, क्या होता है? कोई आदिवासी समुदाय, मान लो उरांव समुदाय, मान लो मुंडा समुदाय, तो कोई भी जनजातीय समुदाय है तो हम लोग क्या होता है, हम लोग बोलते हैं कि ये हिंदू है, राइट। जनजातीय समुदाय क्या बोलते हैं कि नॉर्मली ये हिंदू कम्युनिटी का पार्ट है। अब जनजातियों ने कुछ झारखंड के कुछ जनजातियों का कहना है कि नहीं, आप हमें हिंदू में काउंट ना करें, हम जो जनजाति हैं वो एक अलग धर्म के हैं, हम सतना धर्म के मानने वाले हैं। इन्होंने कहा है कि हमें एक अलग धर्म के रूप में आप स्वीकार करें और वो धर्म होना चाहिए सतना धर्म, राइट। जितना भी जनजाति हैं झारखंड के, उन सभी को एक अलग धर्म के रूप में आप स्वीकार करें और वो है सतना धर्म। अब ये बिल कहाँ पे आया? ये बिल आया झारखंड में पेश हुआ, लेकिन अन्य राज्य जो है छत्तीसगढ़ इसका विरोध कर रहा है या अन्य राज्य इसका विरोध कर रहा है। अन्य राज्य के आदिवासी कह रहे हैं कि हम जो हमारे पूर्वज हैं वो हिंदू संस्कृति को मानते आए हैं, पशुपति भगवान शिव की पूजा करते आए हैं, तो हम अलग धर्म में नहीं हैं, हम हिंदू धर्म का ही पार्ट हैं। लेकिन झारखंड में ये बिल पेश हुआ था कि जितने भी आदिवासी हैं सबको जो है सतना धर्म माना जाए, राइट। तो बेसिक जानकारी आपको होना चाहिए। देखो कल जो है आरबीआई ने एक रिपोर्ट पेश किया, ये रिपोर्ट का नाम मैं आपको दिखा देता हूं, बाकी ये रिपोर्ट मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा। ट्रेड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया 2019-20। ये रिपोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये रिपोर्ट मैं टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी ये न्यूज़ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि बिगड़ेगी एनपीए की स्थिति। कोरोना को लेकर के काफ़ी लोगों ने लोन लिया है, लोन कोई भी लोन अगर आप 3 महीने उसका ब्याज अगर नहीं चुकाते हैं, जैसे मान लो आपको ब्याज चुकाना था 1 जनवरी को, आप इसके 3 महीने तक अगर आप ब्याज नहीं चुकाते हैं तो 3 महीने के बाद जो है वो अमाउंट, जो पैसा आपने लिया वो एनपीए के अंतर्गत आ जाएगा, राइट। नॉन प्रॉफिटिंग एसेट, एनपीए के अंतर्गत वो पैसा आ जाएगा 3 महीने तक लगातार अगर आप ब्याज नहीं चुकाते हैं तो इस रिपोर्ट के तहत कहना है आरबीआई का कि कोरोना के समय में जो लोगों ने पैसा उधार लिया, बैंकों से पैसा ऋण लिया, ऐसे कंडीशन में काफ़ी ऐसे लोग होंगे जो पैसा लौटाने की स्थिति में नहीं होंगे, तो एनपीए की स्थिति और बिगड़ेगी। बाकी इसको भी एक बार पढ़ सकते हैं।
देखो, एक जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है मैं आपको बताना चाहता हूँ नेपाल को लेकर के और चाइना को लेकर के। चीन की जो एक पॉलिसी है वो एक हथेली और 5 उंगली की पॉलिसी है। ये मान लो हथेली है, राइट, और 5 उंगली क्या है चीन के लिए? पहला उंगली आपको हो गया चीन के लिए लद्दाख, अरुणाचल से कॉल करता हूँ, चलो पहला उंगली हो गया अरुणाचल, दूसरा उंगली हो गया इनके लिए भूटान, तीसरा उंगली हो गया सिक्किम, चौथा उंगली हो गया इनके लिए नेपाल, पांचवा उंगली हो गया ये लद्दाख। तो चीन में जो भी सरकार रही है, आज से बात नहीं कर रहा हूँ, आज से 50 वर्ष पहले से मैं बात कर रहा हूँ, तो चीन की जो भी सरकार रही है, वहाँ के जो भी राष्ट्रपति रहे हैं, उन्होंने अपने जनता को कहा है कि ये जो तिब्बत है ये हथेली है, हथेली में 5 जिस तरह से उंगली होता है, इसी तरह से तिब्बत का जो है एक पार्ट है अरुणाचल प्रदेश, तिब्बत का एक पार्ट है भूटान, तिब्बत का एक पार्ट है सिक्किम, तिब्बत का एक पार्ट है नेपाल, तिब्बत का एक पार्ट है लद्दाख। और जैसे जैसे हम स्ट्रॉन्ग होंगे, जैसे जैसे चीन स्ट्रॉन्ग होगा, ये सारे के सारे जगह पे चीन अपना प्रभुत्व कायम करेगा, इसको अपने अंदर मिलाएगा। यानी अगर चीन आज नेपाल में इंटरव्यू कर रहा है तो चीन के राष्ट्राध्यक्ष ऑलरेडी कहते हैं कि नेपाल चीन का पार्ट है। चीन के जो राष्ट्रपति हैं वो अपने जनता को यह भी कहते हैं कि लद्दाख चीन का पार्ट है, अरुणाचल प्रदेश चीन का पार्ट है, भूटान चीन का पार्ट है, राइट। तो इसको आप एक बार देख लेना। देखो, थल जल वायु से 35 दिनों में 10 से ज़्यादा मिसाइल का परीक्षण हुआ है। तो ये आपको जानकारी होना चाहिए। इस न्यूज़ को, एक एक न्यूज़ को आप देख लेना कि कौन सा मिसाइल का परीक्षण हुआ है, वो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। ये जो 10 मिसाइल दिया हुआ है, इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको भी एक बार देख सकते हैं और इसको भी एक बार पढ़ सकते हैं। पृथ्वी पे जीवन की उत्पत्ति के बारे में मिले नए सुराग। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिस न्यूज़ को मैंने बोला आपको पढ़ने के लिए, एटलीस्ट उस न्यूज़ को ज़रूर पढ़ें। न्यूज़ पढ़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। सिर्फ वीडियो लेक्चर देखने से, सुनने से काम नहीं चलेगा, आपको न्यूज़ पढ़ना चाहिए। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।